चलिए आज एक बात करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें हर ट्रैवल का जाना सपना होता है। हर ट्रैवलर यूरोप जाना चाहता है। जो ट्रैवलर नहीं है वो लोग भी यूरोप जाना चाहते हैं। जैसे उसमें स्विट्ज़रलैंड जैसा ब्यूटीफुल कंट्री आता है, नॉर्वे आता है, डेनमार्क आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है। आज हम लोग बात करेंगे यूरोप की और यूरोप के वीज़े की। और मैं आपका मुसाफिर सिंह आज फ्लाइंग चैनल के ऊपर पहली बार एक वीज़े की वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब। यूरोप में अप्रॉक्सीमेट 44 कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें 26 कंट्री एक ही वीज़े के नीचे आती हैं, जिसे हम बोलते हैं शेंगन वीज़ा। ये वीज़ा इतना पावरफुल है, खाली ये 26 कंट्री में आपको एंट्री नहीं दिलवाता, रेस्ट ऑफ यूरोप की जो 18 कंट्री और हैं उन कंट्री में भी ये शेंगन वीज़ा एंट्री देता है। इतना पावरफुल वीज़ा है। जैसे टर्की की बात करता हूँ, वैसे इंडियन के लिए टर्की का वीज़ा जो है अप्रॉक्सीमेट 11,000 का है। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप टर्की का ई वीज़ा ले सकते हो, जो आपका नियर अबाउट ओनली 3200 का है। वहाँ पे भी आप 7,000 के नियर अबाउट सेव करते हो। शेंगन वीज़े की इतनी पावर है। मैंने शेंगन वीज़ा तीसरी बार स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी से लिया है। पहली बार मेरे को उन्होंने 6 मंथ का दिया था, दूसरी बार 2 साल का दिया था, तीसरी बार वापस मेरे को 6 मंथ का मिला है। पहले और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं बातें बताता हूँ, और शेंगन वीज़ा कैसे आपने अप्लाई करना वो बात शेयर करते हैं। पहले उन लोगों के लिए एक बात, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं, जो अभी अपना ट्रैवल शुरू करना चाहते हैं, जिनके मतलब कि फ्रेश पासपोर्ट है, ब्लैंक पासपोर्ट है, या जो ट्रैवल में अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं, उन सबको मेरा एक मैसेज है, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करे। मैं उनको गाइड करूंगा कि कौन सी कंट्री का आपको पहले वीज़ा लेना चाहिए कि आपकी वीज़ा रिजेक्शन 0 हो जाए। और जैसे कि जितने भी बड़े ट्रैवल एजेंट्स हैं वो आपको 70,000 रुपये में खाली सिंगापुर का ट्रिप देते हैं, या 50,000 रुपये में थाईलैंड का ट्रिप देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप 50,000 रुपये के अंदर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम या 4 कंट्रियां का कैसे घूम सकते हैं, या 75,000 रुपये में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये 4 कंट्री कैसे घूम सकते हैं। उसके लिए एक मैं सर्विस देता हूं, जिसका मेरे कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं, जिसके साथ मैं आपको आधा घंटा गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी आपको आइटनरी फॉलो करनी चाहिए, कहाँ आपको रुकना चाहिए, कैसे आपको खाने में पैसे बचाने चाहिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए, तो उस सर्विस के मैं चार्जेबल लेता हूँ। तो फिर हम आगे जैसे आप मेरे को गूगल पे करोगे वो सर्विस आपको प्रोवाइड करूँगा। वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो पहला सबसे ज़रूरी स्टेप है, जैसे आप अपनी आइटनरी फाइनल करते हो, कारण आपको जिस कंट्री से एंट्री मारनी है, सपोज करो आप बुदापेस्ट से एंट्री मार रहे हो, तो फिर आपको हंगरी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आप क्या कहते हैं स्विट्ज़रलैंड में एंट्री मार रहे हो, ज़्यूरिक में या जिनेवा में, तो आपको स्विस एम्बेसी से एंट्री लेनी पड़ेगी। आपका जो पहला पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, या तो उस एम्बेसी से आपको VFS के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, या जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा आपका लॉन्ग स्टे है। जस्ट लाइक मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मैं यूरोप ट्रिप में जा रहा हूँ, मैं 3 दिन बुदापेस्ट, 2 दिन वियना, 2 दिन मैं ऑस्ट्रिया, या ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ करके 2 दिन पेरिस, 2 दिन मिलान, मैं 7 कंट्री का जैसे ट्रिप बना लिया, क्योंकि ये पूरा यूरोप इंटरकनेक्टेड है, बाय ट्रेन भी, बाय बस भी। आप अपना प्लान 8 से 10 कंट्री का कर सकते हो। और मैंने सबसे ज़्यादा अपने टोटल मैंने ट्रिप बनाया 20 दिन का, और जिसके अंदर मैंने 10 दिन खाली स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवल करना है। तो मैं वीज़ा अप्लाई करूंगा स्विट्ज़रलैंड में। अगर इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है मेरी फ्लाइट ही सीधा ज़्यूरिक की है, तो मैं तब भी वीज़ा उसी कंडीशन में स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई करूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर काउंट करता है इस शेंगन वीज़े के अंदर। शेंगन वीज़े में जो मैं आपको आगे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट आगे पीछे कैसे होगा, वो सब चीज़ें एक डिफरेंट तो है ही हैं, बट आपको इस पॉइंट से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि 26 कंट्रियां शेंगन वीज़ा देती हैं, आपको किस कंट्री से अप्लाई करना है। कई लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, जैसे इस वक्त ग्रीस का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है, इंडियन को भी 98% वीज़े अप्रूव हो रहे हैं ग्रीस एम्बेसी से। लोगों ने क्या करते हैं, जाना है आपको नॉर्वे या स्वीडन, आपकी आइडेंटिटी बनी हुई है नॉर्वे स्वीडन की, आप तो कह रहे हो जी नहीं हमारा तो शेंगन वीज़ा जी पूरे यूरोप का है, अब अप्लाई कर दे तो ग्रीस में। उस केस में क्या होगा, आपका वीज़ा रिजेक्शन होना 99% लाजमी है, क्योंकि आप जिस मुल्क में जा नहीं रहे उस मुल्क पे कैसे अप्लाई करोगे, चाहे उनका वीज़ा एक है, करेंसी एक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना।
शेनिगन वीज़ा मैंने जो लास्ट टाइम लिया था 2017 में लिया था, जिसको मैंने 2019 तक यूज़ किया था। इस बार शेनिगन वीज़े में मेरी एक सबसे बड़ी खासियत पता क्या थी? मेरे इस बार बैंक बैलेंस में बैलेंस था सिर्फ 25,000 रुपया और करंट में 12,000 रुपया। मैंने बिना बैंक बैलेंस के इस बार शेनिगन वीज़ा ब्रेक किया। बट हाँ, इस बार मेरे को मिला 6 मंथ का, बट मैंने तीसरी बार भी शेनिगन वीज़ा स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी से लिया। शेनिगन वीज़े के लिए जो पेपर लगते हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है शेनिगन वीज़े के लिए, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके लिए, मैं स्टूडेंट के लिए अलग से लगेगा, NTW इसे बोलते हैं, नेट वर्थ सर्टिफिकेट होता है। ये आपका CA बना के देता है, ये आप अपने CA से पूछना। इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके सेविंग अकाउंट्स, आपके प्रोविडेंट फंड, आपकी जो भी आपके पास पैसा है उसको कुल मिला के CA आपकी एक नेट वर्थ बना के देता है कि आपकी इतनी वर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और मोस्टली एजेंट इस पेपर को मानते नहीं हैं, ना मांगते हैं, बट ये इतना पावरफुल पेपर है, आपकी सारी कमियों को ये दूर कर देता है। दूसरी बात, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ कहते हैं, मैं कहता हूँ एक साल के लिए वैलिड होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पेपर, उसमें आती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ITR, वो लास्ट 3 साल की लगी होनी चाहिए। अगर 5 लाख से ऊपर की ITR है तो बहुत बढ़िया बात है, बट कई बार 3 लाख रुपए की भी ITR आपकी कंसीडर की जाती है। चौथी बात, आपकी आने और जाने की, आप जैसे मैं प्लान बना रहा हूँ, एग्जिट मैं एंट्री करूँगा हंगरी बुदापेस्ट से, एग्जिट मारूंगा जिनेवा से, क्योंकि मैंने वीज़ा स्विट्ज़रलैंड से लिया है। ये टिकटें कंफर्म होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग ना शेनिगन वीज़े के लिए टिकट ना डुप्लीकेट लगा देते हैं, जो टिकट एयरलाइन की वेबसाइट पे नज़र ही नहीं आती है। आप टिकट ओरिजिनल लगाना, चाहे किसी एजेंट से पैसे दे के बनवा लेना, रिफंडेबल टिकट। अगर आपका वीज़ा कल को रिजेक्शन होता है तो आप चाहे रिफंडेबल टिकट लगा लेना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि टिकट जो लगे वो कंफर्म लगे, क्योंकि आपकी एम्बेसी, जिस एम्बेसी के पे आप अप्लाई करोगे, सपोज करो आप नॉर्वे पे करते हो या ग्रीस पे करते हो, तो वो एक बार एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके आपकी PR नंबर चेक करेगी। और बात, आपका जो भी आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आप सपोज करो 3 दिन बुदापेस्ट रुकना चाहते हो, 2 दिन वियना, 1 दिन प्राग, 1 दिन मतलब के कहीं और, फिर ऐसे करके जो भी आपकी आइडेंटिटी हो, वहाँ पे हर जगह आपके होटल बुक होने चाहिए। जो hotel.com पे आप जाके पे एट होटल की एक ऑप्शन आती है, वो सिर्फ आपको मोबाइल के ऐप स्टोर में नहीं मिलेगी, वो आपको hotel.com की वेबसाइट पे जाके करनी पड़ेगी। आप वहाँ से फ्री की बुकिंग निकाल सकते हो, जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होती है। एक और चीज़ जो मैं एक्चुअली वीडियो में भूल गया, अभी बाद में शूट कर रहा हूँ। जैसे मैंने अपनी सेविंग अकाउंट की जो स्टेटमेंट लगाई है वो 25,000 रुपये इसलिए लगी है क्योंकि मेरा अपना करंट अकाउंट है, और उस करंट अकाउंट में मेरी मंथली बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो मेरे को इतना बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे कि अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप अपने सेविंग अकाउंट में कम से कम भी 3 महीने पुराना 4 लाख से ऊपर का बैलेंस दिखा सको, वो बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस के वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूरोप एक बहुत कॉस्टली कॉन्टिनेंट है। तो अगर आपके पास बैलेंस नहीं होगा तो वो कैसे समझेंगे कि आप वहां पे कैसा पैसा स्पेंड करोगे। अगर आपका सेविंग में पैसा कम है तो आप अपनी ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, अगर आपका FD या LIC की कोई भी पॉलिसियां पड़ी हैं जो आपके पास लिक्विड मनी कल बन सकती है, तो आप वो मनी भी दिखा सकते हो। कि लास्ट वीजे के अंदर मैंने अपनी LIC की पॉलिसियां भी लगाई थी, मैंने अपनी FD भी लगाई थी, और मैंने अपनी ग्रेजुटी भी लगाई थी। सो दैट उनको मैंने मतबल क्या था कि अपनी लिक्विड मनी, मेरे पास 20 लाख रुपए है जी, मैं अपनी वाइफ के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा हूं, तो मैंने वो लास्ट टाइम दिखाया था। इस टाइम क्या था, मेरे करंट अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई थी, इस वजह से सेविंग में पैसा कम था, तो वो मेरी बात को कवर कर गया। बट आप कहीं इस बात का उल्टा मतबल मत निकाल लेना कि आपका करंट अकाउंट भी ना हो और आप सेविंग में भी पैसा मत दिखाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेविंग में पैसा तुरंत डाल के स्टेटमेंट नहीं निकालनी, वो समझ जाएंगे खाली आपने वीजे के लिए पैसा डाला है, क्योंकि 3 महीने तक की पुरानी स्टेटमेंट लगती है। अगर आज जैसे मतलब कि 20 जून है, सपोज करो, सॉरी आज जैसे 19 जुलाई है, 19 जुलाई से पीछे 3 महीने की स्टेटमेंट लगेगी। जो आपका बैलेंस है वो 3 महीने पुराना होना चाहिए, ये बात नोट कर लेना। और एक और इम्पोर्टेंट पेपर जिसे कई लोग ट्रैवल के अंदर अवॉइड कर देते हैं, मैं कहता हूं
आप चाहे श्रीलंका भी ट्रैवल करो, उसको लेके चलो, आपकी अपनी सेफ्टी है। वो है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो मिनिमम $50,000 की होनी चाहिए। वैसे तो वो 15,000 $20,000 डॉलर की मांग लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये आपकी सेफ्टी है। मैं 2008 से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने कभी विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल नहीं किया। इसमें आप कवर लीजिए अपनी एयरलाइन की टिकटें, आपकी एयरलाइन अगर फ़्लाइट कैंसिल कर देती है, आपका प्लान डिले हो जाता है, वो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। आपका पासपोर्ट परमात्मा ना करे अब्रॉड में गुम जाए तो उसका जैसे $1,000 का आपको रिफंड मिलता है। अगर आपका लगेज एयरलाइन घुमा देती है, उसका भी उसमें क्लेम मिलता है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम होता है, एक्सीडेंट क्लेम होता है। आपका अगर ट्रिप किसी कारण से कोई परमात्मा ना करे परिवार में प्रॉब्लम आ जाती है तो ट्रिप कैंसिल हो जाता है, उसके अंदर अगर आपका $50,000 का नुकसान होता है, वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है। बट वो वहाँ पे एक नॉर्म्स होते हैं, आप क्या क्या चीज़ें कवर करवाना चाहते हो। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो तो मेरा मानो आप सब चीज़ें उसमें कवर करवाओ। फाइनल और इम्पोर्टेड पेपर, आपकी आइडेंटिटी जिसे हम बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर कन्फर्म होना चाहिए, कवर लेटर बहुत अच्छा और बहुत तरीके से बना होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो, आपके क्या प्लान है, आप कहाँ पे रुकोगे, किस शहर में, उसमें कंप्लीट आपकी आइडेंटिटी और आपके बारे में, जैसे मैं ट्रैवल ब्लॉगर, मैं लिखता हूँ मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, ये मेरा चैनल है, तो ये सब चीज़ें उस कवर लेटर में होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, मैं अभी बात करूँ अनमैरिड पर्सन के लिए, तो वो अपने फादर की ITR लगा सकते हैं। अगर जो लोग बिजनेस नहीं करते, अगर जो लोग कुछ सिंगल वर्किंग कर रहे होते हैं तो वो अपनी ITR लगाएं, अपनी सैलरी स्लिप लगाएं। मतलब पता क्या है, उनका इतने पेपर मांगने के लिए उनको एक गारंटी चाहिए होती है आपके पेपरों से कि आप लोग वापस आओगे। अगर आप लोग समझिए जर्मनी जा रहे हो, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो, मतलब कि डेनमार्क जा रहे हो, उनको एक गारंटी होती है उन पेपर को देखने का कि बंदा जेन्युइन है और वापस आएगा। अदरवाइज शेनिगन वीज़े में रिजेक्शन नहीं आती। हालांकि इंडिया में शेनिगन वीज़े की रिजेक्शन इस वक्त 70% चल रही है, बहुत ज़्यादा है। कोई लोग फेक टिकट लगा देते हैं और आपके एजेंट को क्या फ़र्क पड़ता है, 10,000 रुपये फीस आपकी ख़राब होनी है, अप्रॉक्सीमेट 10,000 लग जाते हैं जी। 80 यूरो फीस है, उसके 1800 रुपये VFS आपके अपॉइंटमेंट के लिए लेती है, 1893 रुपये, 1400 रुपये पासपोर्ट के ले लेती है। फिर आपका दिल्ली आना जाना मतलब कि 10-12 हज़ार रुपये लग जाते हैं जी। तो आप एजेंट के चक्कर में फंस के कि आपका वीज़ा लग जाएगा, उस वाले ने पता क्या करना, आपसे 5,000 रुपये अपनी फ़ीस ले लेनी है, आपका वीज़ा अप्लाई कर देना, 5,000 उसके वो ले लेगा, 10,000 रुपया आपका क्या कहते हैं एम्बेसी में लग जाएगा, 2, 3, 4, 5,000 आपका दिल्ली आने जाने में लग जाएगा। तो आप बहुत केयरफुली पहले खुद देखिए कि आपको वीज़ा मिल सकता है, आपके पेपर जैसे हैं आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आप मेरे को पेपर व्हाट्सएप करके मेरे से बात करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके पेपर चेक करके आपको एलिजिबिलिटी बता दूंगा। बाकी जो मैंने ट्रैवल का बताया है, जो पहले ट्रैवलर है, मैं आपको इतनी गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप 50,000 में एशियन के अंदर 4 कंट्री घूम सकते हो। खाना पीना रहना फ्लाइट सब कुछ मिला के 50,000 रुपये में हो सकता है। चलिए, ये मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये मेरी सिस्टर की बेटी है, मेरी हार्ट बीट है, मेरी जान है, मेरी नन्ही सी परी है। आपके साथ एक और बात बीच में शेयर करनी भूल गया था। शेनिगन वीज़े के साथ आपको बहुत सी कंट्री एंट्री मतलब के या तो ई वीज़े के थ्रू देती है या वीज़ा ऑन अराइवल देती है। जैसे मैंने आपको टर्की का बताया, ऐसी अर्मीनिया है, जॉर्जिया है। जॉर्जिया में आपको इंडियन को बहुत जल्दी वीज़ा नहीं मिलता। अगर आपके पास शेनिगन वीज़ा है ना, तो आप जॉर्जिया में वीज़ा फ्री जा सकते हो, आपके पैसे भी नहीं लगते। जैसे आपके US से या शेनिगन वीज़ा है तो जॉर्जिया आपको वीज़ा फ्री एंट्री दे देता है। ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जो शेनिगन वीज़े के साथ आपको एंट्री दे देती हैं बहुत आसानी से। इसलिए इतना पावरफुल वीज़ा है। इंडियन पासपोर्ट के ऊपर USA के बाद शेनिगन ही दूसरा वीज़ा पावरफुल है अपने इंडिया में कि फ्रेश पासपोर्ट पे शेनिगन वीज़ा नहीं लगता। हाँ जी, चांस कम होते हैं, मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं कहता, बट नहीं लगता ये बात गलत है। अगर आपके पेपर बहुत स्ट्रांग है, आपकी नेटवर्थ बहुत स्ट्रांग है, आपकी ITR बहुत स्ट्रांग है, आपकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको 100% शेनिगन वीज़ा मिल जाएगा जी। मेरे पास बहुत सी एग्जाम्पलें हैं जिनको फ्रेश पासपोर्ट पे लगा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे जनरेट करनी है कि सो दैट आप शेनिगन, कनाडा या USA ऐसे वीज़े ब्रेक कर सके बहुत आसानी से। चलो, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है शेनिगन वीज़ा के बारे में, जो डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी 3 बार वीज़ा लगवाने के टाइम पे दिए हैं, मैंने वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं।
ऐसा नहीं है कि मेरी ही कही हुई बात 100% सच है, सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आप लोग किसी एजेंट के धक्के में फंस के ऐसे ना वीज़ा अप्लाई करा लो फ्रेश पासपोर्ट पे कि आपका आगे नुकसान भी हो जाए और आपकी नेगेटिविटी एक एम्बेसी में क्रिएट हो जाए। जो मैंने फ्रेश पासपोर्ट की बात की थी कि आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर है, थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल है, वियतनाम का ई वीज़ा है, कतर का ई वीज़ा है, जैसे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इन कंट्रियों के थ्रू बना सकते हो। जब आपने ऐसी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया होता, अचानक आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर शेनिंगन वीज़ा लगाने चाहते हो तो वो उनको सीधा वो डोंकी लगता है कि आप वहां पे जाके कहीं और निकल जाओगे, तो उसमें आपकी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। मैं फिर भी आप लोगों को सजेशन दूंगा, अगर आपके बैक हैंड पे बहुत स्ट्रांग प्रॉपर्टी और बहुत स्ट्रांग बैंक बैलेंस या एफडीए ना हो तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे कभी भी शेनिंगन वीज़ा का अप्लाई करने की कोशिश मत करना। पहले कुछ ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करना, जिसके लिए मैंने बताया था कि आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सो दैट आप ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट कर पाओ। अदरवाइज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा किसी भी चीज को पिन पॉइंट करने का काम नहीं है। और एक और बात ध्यान रखना, इस वक्त शेनिंगन वीजे में बहुत बड़ी वेटिंग है। मैंने अपनी 22 जून की जो अपॉइंटमेंट थी वो 3 मई को ली थी। जो लास्ट टाइम मैंने वीजा अप्लाई किया था, मैंने 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट मांगी थी, मिल गई थी। इस वक्त बहुत ज्यादा वेटिंग है। उसका रीजन है कि VFX के बहुत कम सेंटर्स खुले हैं। अगर आप दिसंबर में प्लान कर रहे हो यूरोप ट्रैवल करने का, तो इस वक्त जुलाई के अंदर आप अपनी अगस्त की या सितंबर की अपॉइंटमेंट लेके वीजा कर सकते हो, क्योंकि वीजा मोस्टली वो क्या करते हैं, आपके डेट ऑफ ट्रैवल से ही देते हैं ज्यादातर। हालांकि मेरा इस केस से नहीं हुआ, मेरे के साथ क्या उल्टा हो गया कि मैंने 22 जून को फाइल दी थी, उन्होंने मेरे को 25 जून को मेरा वीजा अप्रूव कर दिया और वीजा स्टार्टिंग मेरा भी 25 जून को है। हालांकि ट्रैवल मैं अगस्त में करने वाला हूं, पर मेरा ऑलरेडी 1.5 महीने पहले वीजा स्टार्ट हो गया, जो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाला काम है, क्योंकि मेरा वीजा 6 मंथ है तो 1.5 महीने पहले शुरुआत हो गया। इट मीन मैं अभी इंडिया में हूं तो 1.5 महीना मेरा वीजा वेस्ट हो गया। तो आप उस चीज का भी एक मैनिपुलेशन करके चलना कि आप जो अपॉइंटमेंट ट्रैवल डेट से कम पहले 1 से 1.5 महीना पहले वीजा अप्लाई करना, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा शेनिंगन वीजे को टाइम लग रहा है। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कुछ होगा तो मैं आगे फिर नई वीडियो बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी शेनिंगन वीजा लिया है तो मेरा मन था आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मैंने कैसे लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो दोबारा से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू जी।